Carry ऑपरेटर्स डिस्कस कर लिए थे ना हम लोग। आवाज जा रहा है? यस सर। ऑपरेटर्स में कहाँ तक डिस्कस किए थे? अर्थमेटिक ऑपरेटर, आई थिंक कंप्लीटेड अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। नाउ before that I just want to discuss one thing. There is doubt generated by some of the students, how the particular सी अभी तक जो भी हम लोग प्रॉब्लम लिए इसमें यूजर इनपुट नहीं लिए थे। तो बिफोर डिस्कशन फर्दर टॉपिक आई जस्ट गिव यू द वे टू टेक यूजर इनपुट इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिकॉज जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वेरिएबल डिक्लेयर, सपोज इफ यू डिक्लेयर द वेरिएबल ए बी एज इंटीजर डेटा टाइप, तो हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन, डेटा टाइप, ये सारा चीज डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के बाद जो है बेसिकली क्या करना है आपको, यू हैव टू यूज as like printf, you have to use scanf function also. So here scanf function is also exported function from C, but there is some difference. यहाँ पर हम scanf के जगह scan यूज करेंगे, ठीक है। तो as like C programming, we just take the input in the manner, यानी कि जैसे हम printf स्टेटमेंट लेते हैं वहां पर स्कैप सीक्वेंस यूज करते हैं, वहां पर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू इनपुट करने के लिए मैसेज पास करते हैं। तो printf इंटर, आइदर यू कैन टेक सेपरेट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, है ना। तो फर्स्ट वैल्यू अगर हमको लेना है तो उसके लिए वी जस्ट यूज fmt एंड स्कैन का एस कैपिटल होगा, ठीक है। स्कैन का एस कैपिटल होगा एंड यू कैन ऑल्सो यूज न्यू लाइन विथ स्कैन, बट स्कैन बेसिकली आप जब स्कैन यूज करेंगे तो यहाँ पर केवल रेफरेंस यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे, जो आगे मिसलेनियस ऑपरेटर में हम लोग देखेंगे। तो एड्रेस ऑफ ए, नो नीड टू मेंशन हियर एनी कन्वर्सन स्पेसिफायर। तो एड्रेस ऑफ ए लिखेंगे, आफ्टर दैट वी टेक द टैब एंड जस्ट सी सेम थिंग वी डू फॉर द सेकंड ऑपरेटर, सेकंड वेरिएबल। तो बी के लिए जस्ट टेक द बी, और दोनों एक साथ लेने के लिए कॉमा से सेपरेट करके, यानी सेकंड वैल्यू। नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट द पर्टिकुलर वैल्यू, यानी कि सम ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, देन यू कैन यूज सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी, and here you call a, b and a plus b, ठीक है। now here
when you execute, enter first value, in the same manner, है ना। तो जैसे C++ में लेते हैं तो C के मोड में यहाँ पर यूजर इनपुट लेंगे, और लास्ट क्लास में जैसे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर शायद डिस्कस किए थे, या अर्थमेटिक ऑपरेटर डिस्कस किए थे, फिर आपका जो है लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस किए थे, रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस किए थे। तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट ऑपरेटर, ठीक है ना, एंड थ्रू यूजर इनपुट। तो if you check that operator, like if a equal to equal b, then you just see, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग जब हम डिस्कस करेंगे, तो इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ लेटर, जैसे C++ में हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम इफ a इक्वल टू b में अगर इसका बुलियन स्टेट चेक करना चाहें, तो इफ यू यूज हियर प्रिंट ln and just print the particular value a equal to b, ठीक है ना। only we just mention this condition, and then after else fmt print ln, here again we use a equal to b, and then close. Now what is the outcome when we use this in this manner? What is the output displayed onto the screen? Anyone? That depends on the value of a and b. आवाज आ रही है? यस सर। तो इसका आउटकम क्या होगा? ये डिपेंड करेगा ए और बी के वैल्यू पर। ए और बी का वैल्यू हमारा यहाँ जो आउटकम होगा प्रिंट एलएन ए इक्वल टू बी, ये क्या आउटपुट जनरेट करेगा, कोई बताएंगे? लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां पर इस चीज को देखे थे कि आपका जो भी वैल्यू है, यहाँ पर डिस्कस किए थे ना कि रिलेशनल ऑपरेटर अगर इक्वलिटी आप चेक करते हैं, तो अगर ए और बी का वैल्यू यहाँ 10 और 20 है, तो उसके बेसिस पर ये ए इक्वल टू बी क्या रिटर्न करता है? फॉल्स करता है ना? बोल नहीं रही। यस सर। तो यहाँ पर भी अगर हम ए इक्वल टू बी को यहाँ प्रिंट करना चाहें, तो प्रिंट क्या करेगा? फॉल्स या ट्रू करेगा। अगर ए का जो वैल्यू आप इनपुट लेंगे और बी का, अगर ए और बी दोनों सेम लेंगे तो इफ फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर सेम नहीं होगा तो एल्स फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों ही केस में हमारा रिजल्टेंट वैल्यू तो दो ही हो सकता है, या तो ट्रू या फॉल्स, यही होगा ना। So when you execute the program, let's see, suppose first value is 7 and second value is 5, then let's see what is the result.
Sum of 7 and 5 is 12. That is okay. After that, false. Why it is false? Let's take here new line. Because A is not equal to B. तो हम लोग डिस्कस किए थे कि जब A बराबर B नहीं होगा तो उस केस में आपका क्या है, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन जब A आपका जो है बराबर होगा तो ट्रू होगा, अगर A और B का वैल्यू सेम होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो सेम मैनर यहाँ तो यहाँ पर आपका जो है प्रिंट एलन ए इक्वल टू बी कर रहे हैं, ए और बी का वैल्यू अगर डिफरेंट ले रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर आपका फॉल्स रिटर्न हो रहा है, यानी ए इक्वल टू बी। और अगर सेम वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर प्लेस कर दें तो रन टाइम में, तो जस्ट सी, अगर हम फर्स्ट वैल्यू भी 5 ले लें और सेकंड वैल्यू भी 5 ले लें, देन सी व्हाट इज द आउटकम जनरेटेड। So outcome is sum of 5 and 5 is 10 and the result is true. That means it will work on the basis of Boolean state of the condition. And if the condition is true, then it will return true. If the condition is false, then it will return false. So you can also use this to make decision over the data. Data के ऊपर कोई भी decision लेने के लिए use कर सकते हैं। सेम थिंग यू कैन चेक फॉर रेस्ट ऑफ द ऑपरेटर ऑल्सो, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि ये अगर ऑपरेटर यूज हो रहा है तो इसका यूज जब आप करेंगे तो उसमें आपका डिसीजन कैसे प्रिंट होगा, यानी ए इक्वल टू बी है या ए इक्वल टू बी नहीं है। बट अगर ये कंडीशनल आप यूज करेंगे तो उस केस में ये आपका रिटर्न ट्रू और फॉल्स करेगा। तो यू कैन चेक द रेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर ऑपरेटर इन द सेम मैनर, ठीक है। तो यहाँ जो भी मेंशन किया नॉट इक्वल टू बी, तो ये कंडीशन ऑलरेडी हम लोग यूज C++ में या पाइथन में यूज किए हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, आई थिंक दैट कि इट इज डिस्कस्ड। लॉजिकल ऑपरेटर भी डिस्कस कर लिए थे ना। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली आपका जो है रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपका मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में कंडीशनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। तो एज लाइक लॉजिकल लॉजिक गेट एंड और नॉट, लॉजिकल एंड लॉजिकल और लॉजिकल नॉट जो हमारा है वो उसी तरह से काम करता है। यहाँ पर आपका जो है 1 और 0 से रिप्रेजेंट होगा, यानी कि ट्रू इज रिप्रेजेंटेशन फॉर 1 एंड फॉल्स इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 0। Then on the basis of this two input we have 4 combinations of input, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो लॉजिक गेट एंड के लिए आपको पता है कि अगर बोथ इनपुट्स हाई होगा तभी आउटपुट हाई होता है। तो यहाँ पर लॉजिकल एंड के केस में अगर बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली द लॉजिकल एंड प्रोड्यूस द ट्रू रिजल्ट। अदरवाइज रेस्ट केसेस में अगर एक भी फॉल्स है तो सब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होगा। लॉजिकल और के केस में अगर एक भी आपका ट्रू है तो आपका आउटकम ट्रू होगा, अदरवाइज आपका आउटकम फॉल्स होगा। तो दैट इज द स्ट्रेटजी। तो वी ऑलरेडी यूज दिस इन द पर्टिकुलर लाइक इफ अगर हम लोग यूज करते हैं 1 तो इफ 1 का मतलब हुआ इफ ट्रू, या वाइल 1 यूज करते हैं तो वाइल पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू आपका जब तक होगा तब तक आपका वर्कआउट करेगा। तो सेम थिंग in case of bitwise operators as like a logical operators, bitwise operators जो है यहाँ पर bit by bit ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो बेसिक जो हमारा bitwise है bitwise and bitwise और bitwise XOR। तो bitwise and अगर हम p और q दो वैल्यू ले लें और p और q जो है दो रिलेशनल एक्सप्रेशन है, इसके बीच में हम अगर कंडीशन प्लेस कर दें 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू, तो अगर दोनों फॉल्स है, एक फॉल्स ट्रू है, ट्रू फॉल्स है और दोनों ट्रू है, तो उस केस में बिटवाइज एंड जो है बिट ओरिएंटेशन कैसे करेगा। तो बिट ओरिएंटेशन आपका जो है वो जस्ट लाइक लॉजिकल गेट ही होगा।
यानी एंड बिटवाइज एंड जो है वो आउटकम यानी ट्रू रिजल्ट आपका प्रोड्यूस करेगा कब, जब ऑल द सेगमेंट इज ट्रू, जितना भी इनपुट है ऑल आर ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। सेम थिंग है बिटवाइज और के लिए, और बिटवाइज एक्सओर इज इक्विवेलेंट टू लॉजिकल एक्सओर गेट वी डिस्कस। तो बिटवाइज एक्सओर के केस में क्या है, ऑड नंबर ऑफ वन जनरेट हाई आउटपुट एंड इवन नंबर ऑफ वन जनरेट लो आउटपुट। तो ऑड नंबर ऑफ वन आपका जो है उसके लिए 0 1 या 1 0, दिस इज द टू केस इन विच द नंबर ऑफ वन इज ऑड, तो 1 1 है, बाकी केस में आपका जो है आउटकम 0 है। नाउ टू मोर बिटवाइज ऑपरेटर वी हैव, दैट इज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट आपका नंबर ऑफ बिट जितना भी लेफ्ट या राइट शिफ्ट करना है उसके बेसिस पर हम लोग इसको यूज करते हैं। अगेन आपका जो है अगर दो ऑपरेट वैल्यू ए इक्वल टू 60 और बी इक्वल टू 13 पर हम अगर बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके इस पर कोई भी बिटवाइज एंड और नॉट लगाएं तो इम्प्लीकेशन हमारा इस तरह से होगा। ये चीज ऑलरेडी हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखे थे जब शिफ्टिंग कर रहे थे। ए लेफ्ट शिफ्ट 2 और बी राइट शिफ्ट 2 में बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर आपका शिफ्टिंग जो है वो लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट आपका जो है बेस जो आपका नंबर है, इस नंबर में अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं 2 प्लेस, तो लेफ्ट से आपका 2 प्लेस तक का डेटा आपका आउट होगा, तो आफ्टर 2 जो अभी डेटा है उसको राइट लेफ्ट से लिखना शुरू करेंगे एंड प्लेस 2 मोर 0 इन द राइट पार्ट। सिमिलरली जब राइट शिफ्ट करेंगे तो राइट साइड से राइट मोस्ट जो हमारा 2 बिट है वो आपका आउट होगा, और आउट करने के बाद जो आपका डिजिट है उसको आप राइट मोस्ट यानी राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू करेंगे। तो यू हैव टू ऐड 2 0 इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू। तो यहाँ पर लेफ्ट पार्ट में इसको यूज करेंगे। नाउ तो दीज आर द पर्टिकुलर ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये फैन इसका आवाज है, ठीक है। तो आफ्टर बिटवाइज ऑपरेटर two more operators we have to discuss. Assignment operators, it is very much similar to the C++, Java, जहाँ पर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू यानी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर के बाद इक्वलिटी साइन यूज करेंगे। दिस इक्वल इज यूज फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर के साथ भी वही है, ऑपरेटर के बाद इक्वलिटी साइन यूज होगा एंड देन द पर्टिकुलर असाइनमेंट ऑपरेटर इज प्लेस्ड। Now, two more operator is used in Go programming language under miscellaneous operator. One is the ampersand, which we already used in C++ as a reference variable, and asterisk to represent a pointer variable. तो जैसे C++ में पॉइंटर को हम asterisk से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ भी उसको सेम वे में यूज करेंगे। Now, you already know that basically in our programming, whenever we are writing program in any programming language, we have two types of variable. One is the data variable and another is the pointer variable. तो data variable आपका जो वैल्यू होल्ड करता है और pointer variable होल्ड द एड्रेस। नाउ जब हम लोग C से स्विच किए थे C++ में, then the concept of calling function is enhanced, or you can say कि reference is redistributed under 2 section. तो कॉल बाय रेफरेंस जो हम C में हम लोग पढ़े थे वो कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस में बदल गया। कॉल बाय एड्रेस इज इक्विवेलेंट टू द कॉल बाय रेफरेंस यूज्ड इन C, बट कॉल बाय रेफरेंस इज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग कॉल बाय रेफरेंस इन C। तो यहाँ पर हम लोग रेफरेंस वेरिएबल यूज किए थे ये एम्परसेंड। तो जो ड्रॉबैक था रिटर्न स्टेटमेंट का, वी जस्ट ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट बाय रिटर्निंग मोर स्टेटमेंट एट ए टाइम विदाउट यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। तो रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके हम जो है नंबर ऑफ रेफरेंस आपका जो डेटा है उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग C++ में भी देखे थे। इन C++ whenever let's see, we have one call by reference, one function in which there is two variable AB which is called through value and 3 variable which is called through reference.
So for reference and value, we are passing the particular variable only. We do not pass any address of the particular variable. तो जब आप यहाँ पर फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर देते हैं तो वहां पर ये सारे आपको ऐसा लगेगा कि आप कॉल बाय वैल्यू ही यूज कर रहे हैं, but the two variable mn is used as a call by value, and rest of the three tue is used as a call by reference. So here tue is assigned to the reference variable p, r and area. So whatever operation you are performing over p, r and area, that affect the particular value tu and t. So what is the benefit of the reference variable? We see in C++, without using return statement, we can return more than one value at a time from the particular program. तो यहाँ पर फंक्शन अगर हम यूज कर रहे हैं तो इस फंक्शन के थ्रू, अब ये गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपका सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आप ए और बी का जो भी वैल्यू के ऊपर जो भी आप ऑब्जर्वेशन पी, आर और एरिया में करेंगे वो टी यू ई को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे हमने दो वैल्यू ए बी यहाँ लिया और इसमें लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए ये दो ए बी का यूज किया और पी का यूज जो है लार्जेस्ट निकालने के लिए, आर का यूज जो है स्मॉलेस्ट निकालने के लिए। तो व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, you see, because here constant value is taken, so largest value is 5, the smallest value is 2 and the area of rectangle is 10. So ठीक है, तो उसके बेसिस पर एक्चुअल और फॉर्मल का कॉन्सेप्ट हम लोग देखे, तो यहाँ पर भी आपका जो है सेम कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होगा। Now if you have any doubts, because this is the whole about the operators, and you can check all the operators, that's why I share that program. You can use any IDE also, so you can take the user input and check out all the operators by yourself, and if in any operator you got problem, then you just raise the query over there. Now after operators, any till operators, anyone have any query? Then one more thing we have to discuss, that is associativity. To associativity, you just see that precedence is similar to the C++, whatever precedence we are using. So I don't want to repeat the same. But if anyone have any doubts related to the precedence, they can raise, and I can discuss that one. And associativity, you just see that in case of unary operator, like under unary operator, we discussed the plus is also used as unary operator, minus, complement operator, tilde sign, and the increment and decrement operator, then your size of operator, then ampersand. These are some of the operator which is associated with the operand in right to left manner, and the rest of the operator is associated with the operand in left to right manner. यानी कि most of the operator is associated with the operand in left to right manner. Anyone have any query? No query. Okay. I just share one book in your group related to the Go programming. You just go through that book and next section we discuss about. Now, as like in C++, Java, we discuss the control structure here also. Control structure. So here we have two types of control we discuss. One is the decision making, and another one is the loop. यानी कि ये आपका डिसीजन मेकिंग जो है, ये आपका जो है ये
लूप जो है ये आइट्रेशन को, आइट्रेटिव प्रोसीजर्स को, आइट्रेशन को सपोर्ट करता है। यानी अगर कोई आइट्रेटिव पार्ट हमको यूज करना है तो उसके लिए लूप। और डिसीजन मेकिंग इज यूज्ड फॉर कंडीशनल चेकिंग, ठीक है ना। तो एनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल चेक, ठीक है ना, मेड थ्रू द डिसीजन मेकिंग, लाइक इन C++ जावा वी हैव if else, nested if, else if ladder. So in switch statement, go to statement, so here also we have the same control structure, you can say control statement under decision making। लूप में फॉर लूप, व्हाइल लूप, यहाँ पर भी लूप स्ट्रेटजी को में वो सारा चीज हमारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस द गो डिसीजन मेकिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग किसी भी कंट्रोल स्ट्रक्चर में डिसीजन मेकिंग को अगर हमको बताना हो, डिफाइन करना हो, तो हाउ यू कैन डिफाइन इट? Sir, decision making is as similar as decision taking in our real life. So whenever we have one or more option, more conditions on the basis of which we want to execute any operation, then we need a decision making control or decision making statement। तो if अगर सिंपल if भी यूज करेंगे तो if भी यूज करेंगे उसका भी दो अल्टरनेटिव कम से कम होगा। तो बिकॉज योर कंडीशन मे बी ट्रू और फॉल्स, तो वट एवर कंडीशन वी आर चेकिंग, अर्लियर वी चेक इन द केस ऑफ ऑपरेटर्स, तो जो कंडीशन हम चेक करते हैं उसका रिजल्टेंट वैल्यू या तो ट्रू या फॉल्स होता है। तो ट्रू होने का मतलब है कंडीशन सेटिस्फाइड, फॉल्स होने का मतलब है कंडीशन डिससेटिस्फाइड। तो इफ यू आर यूजिंग सिंपल इफ एज लाइक C++, then you have to use another if statement to check out the rest part of the rest condition for the alternative। Otherwise, if you are using if else, then as like C++, else part contains the uh, dissatisfied statement and if part consists of the satisfied statement। यानी कि once the condition is satisfied, then if followed statement get executed, and if it is dissatisfied, then the else followed statement get executed। But in case of if else, only we have to use a single condition, एक ही condition use कर सकते हैं। That's why there is a inclusion of if else, यानी else if या nested if का concept वहां पर आया, क्योंकि अगर हमको number of query check करना है तो उस केस में या तो हमारे पास ऑप्शन सिंपल इफ होगा, तो सिंपल इफ में आपका अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इफ फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कर्सर नेक्स्ट इफ में चला जाएगा, ठीक है ना, सिंपल इफ में। तो या तो आप सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज करिए नंबर ऑफ टाइम्स, या नेस्टिंग ऑफ इफ कर सकते हैं, तो नेस्टेड इफ का भी यूज वहां किया जा सकता है। तो बेसिकली इट रिक्वायर्स, डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स, इट रिक्वायर्स whenever we have one or more conditions, one or more conditions to be evaluated, okay, or tested by the program to finalize particular statement। ठीक है, तो एक या एक से अधिक होगा। तो अब यहाँ पर भी आपका कंडीशंस हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर आपका जैसे इवन ऑड को ही चेक करते हैं, तो इवन ऑड को चेक करते हैं तो उस केस में भी जो है ठीक है, तो इवन ऑड को भी चेक करते हैं तो वहां पर भी जो है हमारे पास कंडीशन होता है, या तो नंबर हमारा डिविजिबल होगा 2 से या नॉन डिविजिबल होगा। तो कंडीशन के बेसिस पर हम चेक करते हैं। तो सिंपल इफ कंडीशन यूज करेंगे या नंबर ऑफ इफ, तो वी जस्ट स्टार्ट टू डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो फ्लो चार्ट या जो भी कंडीशनल चेकिंग जो हम जैसे C++ में करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट डिस्कस इफ स्टेटमेंट। वे ऑफ राइटिंग विल बी चेंज हियर। इफ स्टेटमेंट अगर यूज कर रहे हैं तो इफ स्टेटमेंट जो है वो नंबर ऑफ टाइप, यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन है
वो सिंगल अगर हमारे पास वैल्यू है तो उसके बेसिस पर हम उसको डेजिग्नेट करेंगे। नाउ हियर सिंटेक्स पार्ट अगर हम देखें इफ स्टेटमेंट का, यानी कि वी हैव सिंगल कंडीशन एंड वी हैव टू चेक आउट दैट कंडीशन। तो सिंटेक्स आपका जो है वो जैसे सी में यूज किए थे, तो इफ देन कंडीशन, कंडीशन इज नॉट included within bracket or parenthesis or anything, just mention the conditions and then the statement related to this. So if condition is true, then statement one, and then you have a next statement. Okay? तो अब यहाँ पर क्या है कि इसको, इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इफ कंडीशन ओपनिंग ब्रैस देन स्टेटमेंट वन देन क्लोज ब्रैस, ठीक है ना, एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर एग्जांपल देखिए, तो इफ सपोज a इक्वल टू बी अभी लिए थे, इफ a इक्वल टू बी देन प्रिंट, जस्ट वी प्रिंट fmt प्रिंट एलन a इक्वल टू बी, या यहाँ पर जो मैसेज लिखना चाहते तो मैसेज, और नहीं तो fmt डॉट प्रिंट एलन a इक्वल टू बी। तो आइदर यू टेक द मैसेज और द पर्टिकुलर, तो यहाँ आप लेंगे तो क्या होगा, बुलियन स्टेट प्रिंट होगा। तो दैट इज सेम वी यूज इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। यहाँ पर जो हम लोग लिए, यहाँ एल्स ले लिए, अगर एल्स नहीं लेंगे, एल्स अगर नहीं लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हमको फिर से कंडीशन लेना पड़ेगा। तो कंडीशन जो है सिंपल इफ में लेंगे, सी इफ a इक्वल टू बी, तो अब यहाँ देखिए इफ a इक्वल टू बी लिए हैं, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, इफ a नॉट इक्वल टू बी। तो a नॉट इक्वल टू बी, इसलिए कि a इक्वल टू बी होगा तो दूसरा आपका a b के बराबर नहीं होगा, ये होगा। तो जब आप सिंपल इफ ले रहे थे, इफ एल्स ले रहे थे, तो ये दूसरा कंडीशन एल्स पार्ट में चला गया था। लेकिन अगर सिंपल इफ लेंगे तो यू हैव टू यूज दिस इफ फॉर द सेकंड कंडीशन आल्सो। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट, सपोज फर्स्ट वैल्यू अगर हम a बराबर b नहीं करते हैं तो 7, तो यू विल गेट द रिजल्ट फॉल्स, बिकॉज अगर इफ a इक्वल टू बी, ए आपका 5 है, b आपका 7 है, तो अगर a इक्वल टू बी नहीं है, तो a इक्वल टू बी अगर होता तो ये a इक्वल टू बी आपका ट्रू प्रिंट करता। लेकिन अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आया, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका इफ स्टेटमेंट ही है, सिंपल इफ। तो यहाँ पर फिर से दूसरा कंडीशन भी हम लोग चेक किए कि इफ a नॉट इक्वल टू बी, तो a नॉट इक्वल टू बी यस, देन द दिस इफ फॉलोड स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट क्या करा रहे हैं, a इक्वल टू बी को चेक करके इसका रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं। तो a इक्वलिटी b आपका जो है, ये रिजल्ट आपका अगर नॉट इक्वल टू b होगा तो उस केस में क्या होगा, a इक्वल टू b आपका रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा या ट्रू। एनीवन? आवाज नहीं जा रहा है क्या जी? हाँ रहे सर। तो बताइए a इक्वल टू बी की जगह अगर हम यहाँ नॉट इक्वल टू लेंगे तो क्या दिक्कत होगा, a इक्वल टू बी नहीं है, और a इफ a नॉट इक्वल टू बी, यहाँ भी हम a नॉट बी लिख दें तो आपका रिजल्ट क्या, कैसे अफेक्टेड हो जाएगा, रिजल्ट क्या देगा, ट्रू या फॉल्स।
ट्रू हो गया ना, ठीक है। तो इफ ए नॉट इक्वल टू बी, तो यहाँ पर हमको ए नॉट इक्वल टू बी के लिए अगर हमको प्रिंट कराना है, ए नॉट इक्वल टू बी ट्रू है, ए इक्वल टू बी यहाँ पर ट्रू है, तो ए इक्वल टू बी के लिए लिखेंगे। अगर हम ए नॉट इक्वल टू बी और यहाँ ए इक्वल टू बी को चेक करेंगे तो ए नॉट इक्वल टू बी है, ये हमारा फॉल्स रिप्रेजेंट कर देगा। तो जो कंडीशन लेंगे, अगर उस कंडीशंस का आउटकम जनरेट करना है तो उसी आउटकम को यहाँ मेंशन भी, उस कंडीशन को यहाँ मेंशन करेंगे तो उसका जो बुलियन स्टेट है ट्रू या फॉल्स हमको वो रिप्रेजेंटेशन में आएगा, यानी आउटकम उसका उसके बेसिस पर जनरेट होगा। नाउ ठीक है ना। तो अगर सिंपल इफ लेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। एक और चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट में जो अर्लियर इसके पहले जो प्रोग्राम लिखे थे, अगर आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपका एल्स हमेशा यहीं से शुरू होना चाहिए और यहाँ से ही ओपनिंग ब्रैस आपका स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। एल्स प्रिंटेबल, अब यहाँ तो उसी का अल्टरनेटिव है, तो इक्वल टू, तो अगर ए इक्वल टू बी है तो ये स्टेटमेंट यहाँ उसके बेसिस पर इस कंडीशन का रिजल्ट यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, अगर नहीं है तो इस कंडीशन का रिजल्ट यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये इफ फॉलोड स्टेटमेंट में ट्रू प्रिंट करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ इफ फॉलोड स्टेटमेंट में फॉल्स प्रिंट करेगा। तो एल्स का रीपोजिशनिंग नहीं करना, जहां पर है वहीं पर करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपका कंपाइलर में प्रॉब्लम होगा। देखिए फॉल्स, बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो एल्स फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और वो रिजल्ट आपका फॉल्स प्रोड्यूस किया। लेकिन अगर यहाँ एल्स को आप रिप्लेस कर देंगे, अगर एल्स को आप दूसरे लाइन में ले जाएंगे, देन यहाँ पर सिंटैक्टिकल एरर जो है, ये आपका गो कंपाइलर इसको सिंटैक्टिकल एरर क्रिएट यहाँ पर मैसेज प्रोड्यूस करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड एल्स, बिकॉज ये जहां से आपका जो इफ क्लोज होता है वहीं से एल्स को इनिशिएट करना है। तो टू चेक आउट दिस वन यू विल गेट द rectification for that error. Next we have to discuss that one. So once you place the else on the specific location, then it will work. Okay. So after if statement, and anyone have any doubts related to if statement? No, sir. हाँ बोलिए। Then if else statement, if else statement का सिंटेक्स देखें ही, if else statement का सिंटेक्स यूज वही है कि इसमें एक कंडीशन का दो अल्टरनेटिव होता है। एक, इफ अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स फॉलोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इफ कंडीशन एंड देन ओपनिंग ब्रैस स्टेटमेंट 1 and then close brace, then else, opening brace statement 2, then close brace, and then next statement. Okay. So same syntax you have to follow. So for example, here we take the if a not if a is equal to b, then fmt println equal to b, else fmt
println a equal to b, and then close, and then if you want to print anything at the end, then you print it. Otherwise, fmt dot printf value of a equal to percentage d a. Value of b equal to percentage d b. Okay. So now just write one program, simple program to validate whether entered number is even or odd. Just try to write this one up. If you have a system, then you can use that one. इसको use करिए to validate whether the entered number is even or odd by applying simple if, or in place of simple if you can use if else statement. तो अगर यहाँ पर ही कोई एक वेरिएबल में हम वैल्यू ले लें, सपोज ए को ही चेक करना है, अगर ए को चेक करना है तो यहाँ हम इसको चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? मॉडलो ऑपरेटर यूज करेंगे। इफ ए मॉडलो 2 इक्वल टू 0, तो अगर ऐसा है देन fmt dot printf percentage d is given value. Here we print a, else fmt dot printf percentage d is not value. Not value. So else close. Suppose my और लेकिन हम लोग 5 को चेक कर रहे हैं, तो इन दिस मैनर। बट यहाँ ध्यान रखना है कि अगर इफ एल्स यूज करेंगे तो जो चीज़ हम बताएं वो आपका, अगर फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा भी इधर उधर रखेंगे, जहाँ पर आपका इफ क्लोज होगा वहीं पर आपका इसको स्टार्ट करना है, तो नहीं तो फिर एरर आएगा आपको। ठीक है, तो वो एरर ये ध्यान रखिएगा इसको, जब आप मल्टीपल एलसीफ लेडार जब यूज करिएगा, नेस्टेड इफ यूज करिएगा, तो वहाँ पे ये गड़बड़ होने का संभावना है। ठीक है, ओके, it is even value. ठीक है, are you getting the point? ठीक है, we will continue in next class.